Hello everyone, good morning to all. Welcome to my channel संस्कृति क्लासेस. This is शालिनी और आज मैं बायो क्लास 10 का 6th लेक्चर ले रही हूँ. आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मुख गुहा में पाए जाने वाले लाल ग्रंथियां से आज हम लोग क्लास क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारे मुख गुहिका में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है. 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाया जाता है, जो कि 3 जोड़ी पाया जाता है. 3 प्रकार यानी कि अलग अलग प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती है. और ये भी याद रखना है कि मुख गुहिका में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है. सबसे पहला है कि पैरोटिड ग्रंथि. ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ये लाल ग्रंथि का प्रकार है जो दोनों कानों के नीचे पाई जाती है. सेकेंड है आपका सब मैंडिबुलर ग्रंथि. सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि जो जिह्वा के दोनों ओर पाई जाती है. कहाँ पाई जाती है? सब मैंडिबुलर जो लाल ग्रंथि है वो जिह्वा के दोनों ओर पाई जाती है. थर्ड है आपका सब लिंगुअल लाल ग्रंथि जो निचले जबड़े के मैजिकल स्थिति में पाई जाती है. याद रखेंगे लाल ग्रंथियां कौन कौन सी है. पहला है पैरोटिड लाल ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि, तीसरा है सब लिंगुअल लाल ग्रंथि जो निचले जबड़े के मैजिकल स्थिति में पाई जाती है. ये हमारे मुख गुहिका में पाए जाने वाली लाल ग्रंथियां हैं. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के जो लाल ग्रंथि है उसमें 99% क्या होता है, जल होता है. 1% क्या होता है, एंजाइम होता है. और वो एंजाइम कौन से होते हैं? तो एक एंजाइम है टाइलिन और एक है लाइसोजाइम. ये याद रखेंगे कि मनुष्य के लाल ग्रंथि में 99% जल होता है, 1% एंजाइम होता है. एंजाइम कौन कौन सा होगा? तो एक टाइलिन होगा, दूसरा लाइसोजाइम होगा. देखते हैं. मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है. ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये क्वेश्चंस, तो याद रखिएगा. मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है. मनुष्य के लार में लगभग 99% जल होता है, 1% एंजाइम पाई जाती है. और वो एंजाइम कैसे 2 तरह का होता है, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम. इतना याद रखना है कि मनुष्य के लाल ग्रंथि जो है उसमें 2 तरह का एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन पाया जाता है और एक है आपका लाइसोजाइम. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुख गुहा का. यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दांत जीभ देख चुका था. तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ग्रसनी, जो हमारा आहार नाल का तीसरा भाग है. तो मुख गुहिका का जो पिछला भाग है वही क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है. मुख गुहिका का पिछला भाग ही क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है. ये याद रखेंगे कि मुख गुहिका का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है. इसमें 2 छिद्र होते हैं. क्या होते हैं? इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक कंठ द्वार और एक निगल द्वार पाया जाता है. कंठ द्वार में एक एपिग्लोटिस भी पाई जाती है. उसको देखेंगे वो एपिग्लोटिस का क्या काम है. तो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिस जो होता है श्वास नली को ढक देता है, जिससे भोजन हमारा श्वास नली में नहीं जा पाता है. तो ये एपिग्लोटिस का क्या है, काम है. इसको भी देखते हैं हम लोग. तो ग्रसनी क्या है, मुख गुहिका का पिछला भाग है. इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक है आपका निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार. निगल द्वार जो है यह आहार नाल के अगले भाग में खुलता है. अगला भाग कौन सा होगा, ग्रसनी के बाद कौन सा भाग होता है, ग्रास नली होता है. तो ये जो निगल द्वार है ये ग्रसनी में पाया जाता है. ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार एक कंठ द्वार. लेकिन ये जो निगल द्वार है वो ग्रसनी के अगले भाग यानी कि ग्रास नली में खुलता है. सेकंड है आपका कंठ द्वार, यह श्वास नली में खुलता है. याद रखेंगे ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक है आपका निगल द्वार और एक है कंठ द्वार. निगल द्वार जो है वो अगले भाग यानी कि ग्रास नली में खुलता है. और कंठ द्वार जो है ये श्वास नली में खुलता है. इतना याद रखेंगे कंठ द्वार किस नली में खुलता है, श्वास नली में खुलता है. और निगल द्वार आहार नाल यानी कि ग्रसनी के अगले भाग आहार नाल के ग्रास नली में खुलता है. कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है. उसी पट्टी जैसी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं. इसको याद रखेंगे कि कंठ द्वार जो है वो श्वास नली में खुलता है और उसमें एक पट्टी जैसी रचना पाई जाती है. इसी रचना को हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस कहते हैं. एक बार यहाँ रिपीट करते हैं कि निगल द्वार है तो यह आहार नाल के अगले भाग में खुलता है यानी कि ग्रास नली में खुलता है. दूसरा है आपका कंठ द्वार, ये श्वास नली में खुलता है और यहाँ पे एक
पट्टी जैसी रचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पट्टी जैसी रचना पाई जाती है, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। कंठ द्वार होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते थे। इतना याद रखें, ग्रसनी में हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही लिखना है। जो ग्रसनी है वो मुख गुहिका का पिछला भाग है, यानी कि मुख गुहिका के पिछले भाग को ही ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में दो तरह के छिद्र पाए जाते हैं, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। निगल द्वार जो होगा वो हमारा यानी कि अगले भाग यानी कि ग्रास नली में खुलता है। कंठ द्वार जो होता है वो श्वास नली में खुलता है, और वहीं पे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और ये एपिग्लॉटिस का क्या काम है? जब मनुष्य यानी कि हम लोग भोजन करते हैं तो यह एपिग्लॉटिस जो होता है श्वास नली को ढक देता है, जिससे हमारा भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। हमारा भोजन अपनी ग्रसनी से होते हुए, वो ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं आहार नाल का नेक्स्ट भाग, जो ये है ग्रास नली। आहार नाल का जो हम लोग नेक्स्ट भाग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ग्रास नली। पहले हम लोगों ने मुख गुहिका देखा, ग्रसनी देखा और ग्रास नली देखेंगे। तो मुख गुहा के लार से सना हुआ भोजन, मुख गुहिका में जब भोजन हम लोग अंतर ग्रहण किया यानी कि भोजन लिया अपने अंदर, तो वहां पे क्या हुआ? वो लार से सना हुआ, जो 3 जोड़ी हम लोग ग्रंथियां पढ़ रहे थे, अलग अलग प्रकार के पढ़ रहे थे, उस लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा, पहले ही बताया कि एक ग्रसनी में एक निगल द्वार होता है जो कहाँ खुलता है? निगल द्वार जो होता है ग्रसनी में एक 2 छिद्र होते हैं जो एक निगल द्वार में खुलता है, यानी कि ग्रास नली में खुलता है। इसको याद रखेंगे कि मुख गुहा के लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। निगल द्वार के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? वो ग्रास नली में पहुंचेगा। तो ग्रास नली में आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस इतना याद रखना है कि ग्रास नली में जो है लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा वो कहाँ पहुंचेगा? ग्रास नली में पहुंचेगा। ये है हमारा नेक्स्ट कि भोजन के पहुंचते ही, अच्छा, ग्रास नली में एक क्रिया होती है जिसको क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। अब ये क्रमाकुंचन क्या है? तो इसी की वजह से भोजन क्या होता है? भोजन नीचे की ओर गति करते हुए क्या करता है? घिसकता है। देखते हैं इसको। तो भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में, भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन और फैलाव शुरू हो जाता है, यानी कि संकुचन और फैलाव क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। जैसे ही भोजन ग्रास नली में गया, ग्रास नली में जाने के बाद वहां तरंग जैसा एकदम सिकुड़ना फूलना एक क्रिया स्टार्ट हो जाती है, एक तरंग स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्रमाकुंचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ग्रास नली में होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर से रिपीट करते हैं कि भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में, कहाँ? ग्रास नली की दीवार में तरंग के संकुचन और फैलाव स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन बोलते हैं। तरंग की तरह संकुचन और फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि इसी गति के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन जो होता है वो नीचे की ओर क्या करता है? खिसकता है। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। इस भ्रम में कोई ना रहे कि ग्रास नली में क्या होता है? पाचन की क्रिया होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से पाचन की क्रिया किस आहार नाल के भाग में नहीं होती है, तो आप लोग को टिक लगाना है कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? आमाशय यानी कि पेट में पहुंचता है। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा? पेट में पहुंचेगा, यानी कि आमाशय में पहुंचेगा। मुख गुहिका पहला, फिर हम लोगों ने वहां से कहाँ गया? ग्रसनी में गया। ग्रसनी के बाद कहाँ गया भोजन? ग्रास नली में गया, धीरे धीरे नीचे की ओर खिसका, और ग्रास नली के बाद वो आमाशय यानी कि पेट में भोजन पहुंचा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग आमाशय। अब हम लोग देखेंगे क्या कि आमाशय है क्या। तो आमाशय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। यही हमारा क्या है? पेट है। आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। क्या है? चौड़ी थैली जैसी रचना है। आमाशय जो है एक चौड़ी थैली जैसी रचना है, जो उदर गुहा के बाईं ओर, याद रखेंगे, उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली हुई, यानी कि आगे तक क्या है? फैली हुई है। याद रखेंगे कि यह आमाशय क्या है। तो एक ही बार में बोल रहा है कि आमाशय क्या है? तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है
जो उदर गुहा के बाईं ओर अनुप्रस्थ दिशा में फैली हुई है। ये अमाशय में आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि अमाशय में भोजन कितने देर घंटे तक रहता है, तो लगभग 4 घंटे तक रहता है। तो ये 3 अमाशय बोलने के बाद आपको ये 3 चीजें याद आनी चाहिए। अमाशय जो है एक थैली, चौड़ी थैली जैसी रचना है, जिसमें जो क्या है उदर गुहा के बाईं ओर अनुप्रस्थ दिशा तक फैली हुई है, और अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट है ये आपका अमाशय के 3 भाग। अमाशय में 3 तरह के 3 भाग पाए जाते हैं। वो भाग कौन कौन से हैं तो देखते हैं। अमाशय में कार्डियक, अमाशय की भाग की बात करें तो कार्डियक है, पाइलोरिक है और फुंडिक है। अमाशय में कितने भाग है? 3 भाग है, याद रखना है, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। ये जो कार्डियक है ये अमाशय के अगला भाग यानी कि अग्र भाग यानी कि सामने वाला भाग जो होगा उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि अमाशय के अग्र भाग को क्या बोलते हैं तो आपको बोलना है कार्डियक। अमाशय के अग्र भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। अमाशय के पिछला भाग, पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं तो आपको याद रखना है पाइलोरिक बोलते हैं। अमाशय के पिछले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। और अमाशय के बीच वाले भाग को हम लोग फुंडिक बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है कि अमाशय में 3 भाग पाए जाते हैं। अमाशय का अग्र भाग कार्डियक कहलाता है, पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है और बीच का भाग क्या कहलाता है? फुंडिक कहलाता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अमाशय पढ़ लिए हम लोग कि अमाशय है क्या, तो और उसके बाद अमाशय का भाग भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अमाशय ग्रंथियां। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अमाशय ग्रंथियां। अब ये अमाशय ग्रंथियां है क्या, तो अमाशय की भीतरी दीवार पर एपिथेलियम स्तर की कोशिका पाई जाती है। किसकी कोशिका पाई जाती है? तो एपिथेलियम कोशिका के स्तर, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अमाशय की भीतरी दीवार पर एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। अमाशय की भीतरी दीवार पर एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है, इसको याद रखेंगे। और कोशिका का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। कोशिका का जो ये एपिथेलियम स्तर है वो क्या रहता है? अमाशय की दीवार पर अंदर की ओर क्या रहता है? जगह जगह यानी कि कहीं कहीं क्या रहता है? धंसा रहता है। इतना याद रखेंगे। और इन धंसे हुए भागों की जो कोशिकाएं हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लोग अमाशय ग्रंथियां या फिर जठर ग्रंथि। वापस से रिकॉल करते हैं कि कोशिका का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर, क्या? अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर धंसा रहता है। को याद रखिए कि अमाशय की भीतरी दीवार पर एपिथेलियम स्तर की कोशिकाएं पाई जाती है। और यह एपिथेलियम स्तर की कोशिकाएं कहाँ? तो अमाशय की दीवार पर जगह जगह पर क्या है? अंदर धसी हुई है। इन्हीं कोशिकाओं को बोलते हैं हम लोग अमाशय ग्रंथियां यानी कि जठर ग्रंथियां। अमाशय ग्रंथियां को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि बोलते हैं। इन्हीं भागों की जो कोशिकाएं हैं वो जठर ग्रंथि का क्या करती है? निर्माण करती है। अमाशय ग्रंथि का क्या करती है? निर्माण करती है। इसको याद रखेंगे। जो एपिथेलियम की जो कोशिकाएं हैं जो अमाशय की दीवार पर कहीं कहीं धसी हुई है, इन्हीं कोशिकाओं से क्या जठर ग्रंथि का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिए जठर ग्रंथि में भी 3 प्रकार की कोशिकाएं, हम लोगों ने पढ़ा कि एपिथेलियम स्तर की कोशिकाएं होती है। अब वो कोशिकाएं है क्या? कोशिका कौन सी कोशिका है तो वो भी देखेंगे। कौन सी कोशिका है पता तो चलना चाहिए ना कि जो कोशिकाएं हैं, यानी कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि अमाशय की दीवार पे एपिथेलियम स्तर की कोशिकाएं पाई जाती है, जो कहीं कहीं धसा होता है, उसी को हम लोग अमाशय ग्रंथि कहते हैं। तो आखिर वो कोशिका कौन सी है? तो वो कोशिका है आपका श्लेष्मा। याद रखना है वो कोशिका क्या है? श्लेष्मा, जिसको हम लोग म्यूकस कोशिकाएं भी बोलते हैं। याद रखना है कि जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। 3 तरह की कोशिकाएं जठर ग्रंथि में पाई जाती है। पहला है श्लेष्मा यानी कि म्यूकस कोशिकाएं। दूसरा है आपका भीतीय यानी कि अम्लजन कोशिकाएं। ये दोनों दूसरे एक दो नाम ही है, एक ही नाम है, याद रखना है। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं। और तीसरा है आपका, देख लेते हैं, मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। तीसरा है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। इसको याद रखना है। पहला है आपका श्लेष्मा यानी कि
यानी कि म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है आपका मुख्य यानी कि जाइमोजिन कोशिकाएं, तीसरा आपको याद रखना है भीतीय यानी कि अम्लजन कोशिकाएं। नेक्स्ट देखते हैं कि इन्हीं कोशिका, ये जो कोशिका है, जो तीन तरह की कोशिका पाए हम, श्लेष्मा देखा, अम्लजन देखा और जाइमोजिन यानी कि मुख्य कोशिकाएं देखा, इनसे जो स्राव होता है उन्हीं सम्मिलित स्राव को क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। यानी कि जठर ग्रंथियों से जो स्राव होता है, जो रस स्राव होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? तो जठर ग्रंथियों से होता है। अब जठर रस में क्या क्या मिक्स रहता है? क्योंकि सम्मिलित रूप है, अलग अलग कोशिकाएं क्या करेगी? अलग अलग देगी, अलग अलग चीजों का स्राव होगा, अलग अलग रस का स्राव होगा, वो सारे स्राव मिलकर ही ना जठर रस बनता है। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा यानी कि म्यूकस पाया जाता है, तीसरा यानी कि पेप्सिनोजेन पाया जाता है। इसको याद रखेंगे कि जठर ग्रंथियों में म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन होता है, पाया जाता है, या जठर रस में इन्हीं सबका सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। और मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है। और आपको पता है जब जैसे जैसे हाइड्रोक्लोरिक बढ़ने लगेगा और म्यूकस घटने लगेगा तो बहुत सारे आमाशय की दीवार पे मतलब घाव हो जाता है, उसी घाव को क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। ये टॉपिक भी है, लेकिन वो अल्सर घाव कैसे होता है? तो ये याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बढ़ने और म्यूकस, ये तो नॉर्मल बात है कि ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, एक अगर बढ़ता है तो दूसरा क्या हो जाता है? घट जाता है। तो खैर उस टॉपिक को वही कंप्लीट करेंगे जहां हम लोग पढ़ेंगे। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन वो आपका जानना जरूरी है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जठर रस में, इसका क्या फंक्शन होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे आमाशय में जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। यानी कि अगर भोजन हम लोगों ने किया, यानी कि भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? उसको नष्ट करता है। इतना हो जाने के बाद हम लोग उसको ध्यान देंगे। ये है आपका म्यूकस और ये है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो होता है इन्हीं से क्या बनता है? हमारा पेप्सिन बनता है। और पेप्सिन जो होता है भोजन के प्रोटीन के साथ क्रिया करके हमारा पेप्टोन बनता है। ये जो पेप्सिन है ये एंजाइम है, और यही पेप्सिन जो होता है, यही पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर के हमारा पेप्सिन बनाता है। क्या बनाता है? पेप्सिन बनाता है। और यही पेप्सिन भोजन के प्रोटीन के साथ कार्य करके पेप्टोन बनाता है। यही क्या बनाता है? आपको पेप्टोन बनाता है। याद रखेंगे कि पेप्टोन कैसे बनता है? तो पेप्सिन जो है वो भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके क्या बनाता है? पेप्टोन बनाता है। आपको बस इतना याद रखना है। और ये देखते हैं कि म्यूकस का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम था? आपको तो पता चल गया कि ये क्या करता है कि जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। यानी कि भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को ये क्या करता है? नष्ट करता है। और ये पेप्सिनोजेन क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर पेप्सिन एंजाइम बनाया। और ये पेप्सिन जो होता है भोजन के प्रोटीन के साथ कार्य करके ये पेप्टोन में बदल जाता है। और ये म्यूकस का क्या काम है? तो ये क्या करता है कि आमाशय की दीवार पे जब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होने लगता है तो उससे क्या करता है? उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो म्यूकस का यही काम है कि ये आमाशय की दीवार को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो बहुत नॉर्मल बात है, इसको हमने यहाँ डिनोट नहीं किया है, लिखा नहीं है, लेकिन इसको माइंड में रखना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बोली हुई बात हम लोग उसको लिखाएं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है भी, लेकिन बहुत कम में है। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव मिस ना हो, इसलिए बोली जाने वाली बातें भी आपको क्या रखनी है? माइंड में रखनी है, या रफ में आपको लिख लेना है। देन है ये वाला लाइन भी तो हम लोगों ने देख लिया कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। भूलना नहीं, आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है?
4 घंटे तक रहता है। और अमाशय में जो जठर रस होता है प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है। अब हम लोग देखेंगे अल्सर, देखेंगे क्या देखेंगे, अल्सर। ये अल्सर है क्या, देख लेते हैं कि अल्सर क्या है। मैंने पहले भी हिंट्स दे दिया था कि ये अल्सर क्या है। तो अमाशय की ग्रंथि से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, स्राव होता है। याद रखना है कि अमाशय की जो ग्रंथि है से कभी कभी बहुत ज्यादा अत्यधिक अम्लीय का स्राव होता है, जिसके कारण उनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। वही बात हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ा तो म्यूकस क्या हो गया, घट गया। तो अगर ये घट जाएगा तो ये फिर कैसे अमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान कर पाएगा, क्या ये कर पाएगा? क्योंकि म्यूकस का तो काम ही है ना कि अमाशय की दीवार को क्या करना, सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रखना। तो ये जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ गया और ये म्यूकस क्या हो गया, घट गया, जिसके वजह से उसकी दीवार पर क्या हो जाती है, बहुत सारा छोटा छोटा कुछ धसा हुआ निकल जाता है जो घाव के तरह होता है। इन्हीं घाव को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। ये याद रखना है। इसको देख लेते हैं एक बार कि जिसके कारण दीवार को सुरक्षित रखने वाला म्यूकस का स्राव क्या हो जाता है, घट जाता है। इस स्थिति में अमाशय की जो दीवार है उस पे कुछ छोटे छोटे धब्बे रहते हैं। आंतरिक दीवार, ये भी याद रखना है। आंतरिक, ये तो नॉर्मल बात है, दीवार बाहर से तो होगा नहीं, अंदर से ही होगा, बाहर से तो हम लोग वैसे भी कुछ नहीं देखते हैं। तो अमाशय की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर धसा हुआ, कहाँ, अंदर की ओर धसा हुआ घाव निकल जाता है। इन्हीं घाव को क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा अमाशय है। ये जो है हमारा अमाशय है। ये छोटा छोटा क्या रहता है कि मतलब जैसे ही वो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक जो होगा अम्ल बढ़ने लगेगा तो म्यूकस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अमाशय की दीवार को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है, कर सकता है क्या, नहीं करेगा। तो उसके आंतरिक स्तर पर कुछ छोटे छोटे गोलाकार धसा हुआ घाव निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। याद रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बढ़ जाने से जिससे म्यूकस का स्राव घट जाता है, जिसके कारण अमाशय की आंतरिक दीवार पर छोटे छोटे गोलाकार रचना के रूप में धसा हुआ घाव निकल जाता है। उन्हीं घाव को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। ये जो ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, फीमेल में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा फास्टिंग रहते हैं, या बोल सकते हैं कि जो लोग ज्यादा भूखे रहते हैं। जठर रस का काम क्या होता है, भोजन को पचाना, डाइजेस्ट करना। जब हम लोग भोजन को मतलब उसको पचाने में यूज ही नहीं किए तो वो ऑटोमेटिक बढ़ नहीं जाएगा। प्रतिदिन वो 3 लीटर हमारे अमाशय, हमारे पेट में, हमारे बॉडी में स्राव हो रहा है, लेकिन हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जठर रस का स्राव बढ़ जाएगा, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है और म्यूकस घट जाता है, जो अमाशय की जो है दीवार को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता है, जिसके कारण गोलाकार अंदर की ओर धसा हुआ घाव निकल जाता है। उसी घाव को अल्सर बोलते हैं। तो अमाशय यही खत्म होता है हमारा। एक है काइम। एक नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पता होनी चाहिए कि काइम है क्या, से तो पूछा नहीं जाएगा कि काइम क्या है। तो काइम क्या है, अमाशय के स्वरूप गाढ़े लोई की तरह, अमाशय के बाद जो होता है ना कि गाढ़े लोई की तरह हो जाता है, जिसको अमाशय में जो भोजन होता है वो कैसे हो जाता है, गाढ़ी लोई की तरह हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। यह पाइलोरिक छिद्र के द्वारा, किसके द्वारा, पाइलोरिक छिद्र। अमाशय में पढ़े थे ना हम लोग, 3 भाग होता था, एक कार्डिक होता था, एक पाइलोरिक होता था और एक फुंडिक होता था। तो वही पाइलोरिक छिद्र के द्वारा ये जो काइम है वो कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा, जो आहार नाल का हमारा क्या होगा, अगला भाग होगा। आहार नाल का भाग क्या था, मुख गुहिका था, ग्रसनी था, ग्रास नली था, उसके बाद अमाशय पढ़ा, देन हम लोग छोटी आंत पढ़ेंगे, देन बड़ी आंत पढ़ेंगे। अमाशय में जो है भोजन काइम के रूप में पाइलोरिक छिद्र के द्वारा वो कहाँ जाएगा, वो छोटी आंत में जाएगा। और वो काइम कैसा होता है, तो गाढ़ी लोई की तरह। बस इतना ही याद रखना है
कि जो काइम क्या होता है, गाढ़े लोहे की तरह होता है, जो पाइलोरिक छिद्र से, याद रखेंगे, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है, जो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा क्या करता है, छोटी आंत में पहुंचता है। तो आज हम लोगों ने कितना सारा टॉपिक किया। आज हम लोगों ने मुख गुहिका में एक लार ग्रंथि का टॉपिक बचा हुआ था, हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया, ग्रसनी कंप्लीट किया, ग्रासनली कंप्लीट किया, अमाशय कंप्लीट किया, और दो छोटे छोटे टॉपिक यानी कि अल्सर और काइम भी देखा। आगे जो हम लोग देखेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत, वो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। आपको ये सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।